भारत का इतिहास मुगलों के बिना अधूरा है। मुगलों ने भारत में 300 साल से भी अधिक समय तक राज किया। बाबर, अकबर और शाहजहां से लेकर बहादुर शाह जफर तक कई मुगल शासकों ने दिल्ली की राजगद्दी से भारत में शासन किया, लेकिन कई सवाल आज भी इतिहास के पन्नों से गायब। आखिर मुगल भारत क्यों आए थे? मुगलों ने भारत में अपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया? राजपूतों और मराठाओं के रहते कैसे विदेशी ताकतों ने भारत में लंबे समय तक राज किया? आखिर क्या मुगलों के इतिहास की असली कहानी है? आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, अगर बाबर हिंदुस्तान ना आता तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं होती। भारत में कभी लाल किला, ताजमहल जैसी भव्य इमारतें ना देखने को मिलती। बाबर का असली नाम जहरी मोहम्मद था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 में फरजाना में हुआ था। फरजाना आज के समय में उज्बेकिस्तान के अंतर्गत आता है। बाबर को तैमूर और चंगेज खान का वंशज भी माना जाता है। केवल 12 साल की उम्र में ही बाबर ने फरजाना की राजगद्दी संभाल ली। यह बात बाबर के कुछ रिश्तेदारों और उनके अंकल को रास नहीं आई और उन्होंने बाबर को हटाने के लिए षड्यंत्र बनाना शुरू कर दिया। बाबर को फरजाना और शमकरन से बेदखल कर दिया गया। कई सालों बाद 1504 में बाबर ने अफगान की राजधानी काबुल को जीत लिया और अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन बाबर सिर्फ काबुल से संतुष्ट नहीं होने वाला था, वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। बाबर जानता था कि यदि उसे साम्राज्य का विस्तार करना है तो इसके लिए धन दौलत की जरूरत होगी। उस समय भारत से ज्यादा धन शायद ही किसी और के पास था। दुनिया भर में उस समय भारत को दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1525 में बाबर ने भारत में एंट्री करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। भारत को गुलाम बनाने और यहाँ के राज करने के उद्देश्य से उसने भारत का रुख किया। उस समय हिंदुस्तान में लोधी वंश का राजा इब्राहिम लोधी का शासन चल रहा था। इसके अलावा राजस्थान में राजपूताना का शासन चल रहा था, तो वहीं साउथ में विजयनगर एम्पायर अपने पैर पसार रहा था। इब्राहिम लोधी बहुत ही शंकी था और उसे कुर्सी से हटाने के लिए उसके चाचा अलाउद्दीन लोधी और पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने एक प्लान बनाया और काबुल से बाबर को भारत आने का निमंत्रण बाबर को भेजा और तुरंत ही अपनी सेना के साथ उसने भारत की ओर रुख कर लिया। 15 दिसंबर 1525 को सिंधु नदी पार कर बाबर के सिर्फ 12,000 सैनिकों की टुकड़ी थी। सिंधु नदी को पार करते ही बाबर ने पंजाब प्रांत को जीतना शुरू कर दिया। बाबर के पास दमदार आर्मी के साथ तोपखाने और बारूद यानी कि गन पाउडर भी था। बैटल ऑफ पानीपत भारत की धरती पर लड़ा गया था पहला युद्ध, जिसे गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया था। बाबर एक कुशल आर्मी कमांडर भी था। उसे युद्ध का बहुत अच्छा तजुर्बा था, साथ ही उसकी स्ट्रेटजी भी कमाल की थी। वहीं दूसरी ओर इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख सैनिक की विशाल आर्मी थी, जिसमें पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े, बैलगाड़ियां सब कुछ था। इतनी बड़ी सेना को देखकर भी बाबर की हिम्मत का मन डगमगाया नहीं। यह काफी बहादुर योद्धा माना जाता था। काबुल सहित पूरे अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान में आज भी बाबर को एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता है। कई जगहों पर उसके पुतले भी लगे हुए हैं। वहाँ के लोगों को बताया जाता है कि बहुत कम सेना के साथ बाबर ने भारत पर फतह हासिल की थी। पानीपत दिल्ली और करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित और वर्तमान समय में हरियाणा का एक जिला बाबर ने इब्राहिम लोधी को युद्ध के लिए ललकारना शुरू कर दिया। अपनी रणनीति वह पहले ही बना चुका था। उसने दुश्मनों के इलाके में एक खाई खुदवा दी जिसमें कि लोधी की सेना ज्यादातर फैलाव ना कर पाए। बाबर की सेना को आसान टारगेट मिल सके। बाबर की सेना ने कुछ लोगों ने कहा कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन बाबर ने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि हम इतनी दूर आए हैं तो अब दिल्ली जीतते बिना वापस नहीं लौटेंगे। बाबर अपनी सेना की प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से करता था। सबसे आगे स्काउट गार्ड होते थे जो दुश्मन की खबर बाबर तक पहुंचाते थे। उसके पीछे बैलगाड़ियां लाइन से खड़ी कर दी जाती थी। सभी गाड़ियों को चमड़े की बेल्ट से बांध दिया जाता था और उसमें थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ दिया जाता था। उन गैप्स में सैनिकों की तीर कमान लेकर खड़े होते थे। बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही तोपखाने तैनात कर दिए जाते थे। सैनिकों के पास जो तीर कमान होते थे वे भी कई साधारण नहीं थे। उनकी डोर खींचने में काफ़ी ताकत लगती थी। एक तीर 600 मीटर की दूरी तक जा सकता था, जो करीब 7 फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर। हर एक सेकंड में सैनिक तीर चला सकता था और एक तीर 4000 पाउंड का फोर्स क्रिएट करता था। बाबर के पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी भी थी। दूसरी ओर लोधी की सेना ने भी मैदान में डेरा डाल दिया, जिसमें 1 लाख अधिकतम सैनिक थे। लेकिन इतिहासकारों ने लोधी की सेना को ना कहकर बल्कि मेले का नाम दिया। बाबर और लोधी दोनों ही आमने सामने वाली सेना
में पहले आक्रमण करने का इंतजार कर रहे थे। बाबर जानता था कि उसने पहले अटैक किया तो उसकी जीतने की संभावना कम हो जाएगी, लेकिन 19 अप्रैल 1526 की रात को वह अपनी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी को लोदी के कैंप में भेज देता है। जैसे ही कुछ सैनिक लोदी के कैंप के पास पहुंचते हैं, लोदी की सेना ने उन पर हमला कर दिया और बाबर की सेना वापस लौट आए और कुछ सैनिकों की मौत हो गई। इससे लोदी खुश हो गया और सोचने लगा कि बाबर की सेना को हराना काफी आसान है, लेकिन असल में बाबर ने तो मछली पकड़ने के लिए सिर्फ दाना फेंकना था। 21 अप्रैल 1526 की सुबह लोदी की सेना ने बाबर की सेना पर अटैक कर दिया। लोदी की सेना बाबर के सैनिकों द्वारा बनाए गए ट्रेंच में गिर गई। वहां से बाबर ने तोपखाने चलाने का आदेश दिया। लोदी की सेना में सबसे आगे 300 हाथी तैनात किए गए थे। उसे लग रहा था कि हाथी जल्दी सामना करने वाली सेना को पकड़ लेंगे, लेकिन इससे क्या होता है कि बिल्कुल विपरीत हो गया। तोपखानों की आवाज से हाथियों ने अपना संतुलन खो दिया और अपनी ही सेना को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। अपनी ही सेना के कई सैनिकों को हाथियों से कुचल कर मार दिया गया। साथ ही तोपखानों से भी उसकी सेना को नुकसान पहुंचा रहा था। थोड़ी ही देर बाद में बाबर की पूरी सेना ने लोदी पर हावी हो गई। घंटों तक युद्ध जारी रहा। शाम होते ही लोदी मारा गया और उसका कटा हुआ सर बाबर के सामने पेश कर दिया गया। इस युद्ध के बाद बाबर को अच्छी खासी धन दौलत मिली। इतिहासकारों का कहना है कि बाबर ने जीता हुआ सारा धन जनता में बंटवा दिया और इसके बाद जनता ने खुश होकर बाबर को कलंदर का नाम की उपाधि दी। सन 1526 में 43 वर्ष की उम्र में बाबर ने दिल्ली में मुगल सल्तनत की स्थापना की। लोदी को हराने के बाद राजपूताना और राजपूतों ने उसका विरोध किया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी। बैटल ऑफ खनावा, टेबल ऑफ चनेरी और बैटल ऑफ घघरा। गोही को दिल्ली का बादशाह बनाया गया। हुमायूं के 3 और भाई भी थे और उन्हें अलग अलग राज्य सौंप दिया गया। हुमायूं काफी शांत स्वभाव का बादशाह माना जाता था और कोई भी फैसला हमेशा सोच विचार करने के बाद ही लिया करता था, लेकिन वहीं हुमायूं के भाइयों का दिमाग हर वक्त षड्यंत्र में लगा रहता था। 3 भाइयों मिलकर योजना बनाते थे कि हुमायूं से दिल्ली का तख्त हासिल किया जाए, कैसे हासिल किया जाए, और कई बार भाइयों के बीच जंग भी हुआ करती थी। हुमायूं पर कई जानलेवा हमले भी हुए। सन 1539 में चौसा में हुमायूं की भीषण लड़ाई हुई और 1540 में बिलग्राम में हुमायूं को युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई और शेरशाह जीत गया और युद्ध में हारने के कारण हुमायूं को अपनी जान बचाकर भारत से भागना पड़ा। कुछ समय तक वह सिंधु घाटी में भेष बदल कर रहा और हुमायूं ने बानो से शादी की और मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर को जन्म दिया। करीब 15 साल तक भारत से बाहर रहते हुए हुमायूं ने अपनी एक विशाल सेना तैनात की और साल 1555 में हुमायूं को फिर से दिल्ली फतह करने में कामयाबी मिल गई। लेकिन इसी वर्ष लाइब्रेरी में सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसका पैर फिसल गया और हुमायूं की मौत हो गई। हुमायूं की मौत के बाद मुगल साम्राज्य लड़खड़ा गया और राजा हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उस समय तक अकबर की उम्र केवल 12 साल थी और वे हेमू राजा की सेना के आगे कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मुगलों के पास एक वफादार सेनापति था जिसका नाम था बैरम खान। बैरम खान ने एक सेना तैयार की, अकबर को युद्ध कौशल की जानकारी दी और 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में राजा हेमू को हरा दिया। 13 साल की उम्र में अकबर ने दिल्ली के तख्त पर विराजमान हो गया। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष राजा माना जाता था। उसने राजा बनते ही लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया था। दोस्तों, यह थी भारत में मुगलों के इतिहास की असली कहानी। दोस्तों, अगर इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको पसंद हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और कुछ नया सीखने को मिला हो या फिर इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर करें और यदि आपको इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।